नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजाइन में। इस बेहद खास में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी अत्यधिक सहायक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपना शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं, इसी तरह अपना प्यार इस पे दिखाते रहिए। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसे अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, नियर वन के साथ शेयर करते रहिए। और इस मेरे यूट्यूब चैनल इसलिए भी जुड़े रहिए क्योंकि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है इस टाइम लगातार एग्जाम आए जा रहे हैं, तो मैं जल्दी सीरीज शुरू करने वाला हूँ जहाँ जहाँ पर हम मंथली करंट अफेयर को भी कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के प्रमुख करंट अफेयर। भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा देश में मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा सांप्रदायिकरण से संबंधित एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। लोकसभा में जो उपाध्यक्ष हैं, उनका पद कई महीनों से खाली पड़ा हुआ है, बल्कि कई 1 साल से ऊपर हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं। उस पे कुछ चिंताएं व्यक्त की गई हैं। अगस्त माह में भारत का व्यापारिक जो निर्यात है, वो 33.14 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 45.17% से अधिक और अगस्त 2019 के पूर्व महामारी स्तर से 27.5% अधिक है। भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पुलकिट झील पर प्रतिवर्ष आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में वृद्धि होना शुरू हो गई है। आपको बता दें, कल मैंने आपको चिल्का झील के बारे में बताया था, आज पुलकिट झील के बारे में बता रहा हूँ। तो ये झीलें इंपॉर्टेंट हैं, इन पर ध्यान गौर करते रहिए। भारतीय जीव वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह को 3 गंभीर रूप से प्राप्त लुप्तप्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाकर उन्हें सही संरक्षण प्रदान करने के उपलक्ष्य में बैलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स का एनालिसिस। सबसे पहले उन चीज़ों को देखेंगे जो जीएस पेपर 1 से लिंक है, या फिर आपका अगर क्वेश्चन आता है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, इससे ये टॉपिक लिंक होगा क्योंकि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा मीडिया में सांप्रदायिक सामग्री पर कुछ चेतावनी व्यक्त की गई है कि मीडिया ऐसा क्या कर रही है जिससे क्या हो रहा है, संप्रदाय में तनाव बढ़ रहा है, विभिन्न समुदाय आपस में तनाव भ्रमित हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या, अगर देखें क्या बात क्या हुई है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उनका ये याचिका इसलिए डाली गई थी जिससे कोर्ट इस तरफ ध्यान दे सके कि किस प्रकार मीडिया के कुछ वर्गों ने तबलीगी जमात को कोविड-19 के प्रसार से जोड़ा था। उस समय न केवल तबलीगी जमात के लोग इकट्ठा हुए थे, बल्कि कई हिंदू देवी देवताओं की पूजा के लिए हिंदू भी इकट्ठे हुए थे, लेकिन डायरेक्ट टारगेट किसको किया जा रहा था? तबलीगी जमात को टारगेट किया जा रहा था। हो सकता है कि उनकी वजह से कुछ हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं था, केवल वही कारण थे। सिख समुदाय द्वारा भी वहाँ पर एक संगोष्ठी की गई थी, उससे भी केस बढ़ के आए थे, लेकिन केवल टारगेट किया गया था तबलीगी जमात को, जो कि एक मीडिया की देन है। देश में अगर देखा जाए तो हाल ही दिनों में सांप्रदायिक रिपोर्टों के ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर इसमें उदाहरण देखे जाए तो यूपीएससी जिहाद, हदिया मामले, 3 तलाक का मामला आदि मामलों में सांप्रदायिक रंग देकर इसे प्रसारित किया गया, जिसमें तनाव की संभावना थी। इसके अलावा अदालत ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म अर्थात ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को इनकी कार्रवाइयों के लिए पर्याप्त जवाबदेही की कमी के बारे में भी खेद व्यक्त किया गया है। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात की जाए, आज आप जो भी हॉटस्टार, ऑल्ट वाला, जी5, प्राइम वीडियो, सोनी लिव वगैरह, जो नेटफ्लिक्स, जितने भी देख रहे हैं, ये सारे हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया के द्वारा देख पा रहे हैं। सरकार द्वारा अदालत को इस संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कुछ कदम भी उठाए गए हैं। तो सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए? सबसे पहले उसने बनाया है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021। इसमें क्या बात कही गई है? देश भर में जितने भी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन पे क्या किया जाएगा, एक शिकायत निवारण प्रणाली गठित अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे क्या हो कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कम किया जा सके। आपको पता होना चाहिए, हाल ही में कुछ वेब सीरीज ऐसी आई हैं जहाँ उसमें काफ़ी जघन्य तरह के दृश्य दिखाए गए हैं, गालियाँ बकी गई हैं, जो क्या है, अब एक तरफ जहाँ लोग कह रहे हैं कि ये अब क्या है, यहाँ पे जितने भी जो कलाकार हैं उनकी ये स्वच्छंद ये मीडिया है, इस पे कोई रोक नहीं है, आप सीधा यहाँ पे एक्टिंग करिए। लेकिन अब सरकार ने उस पे भी पाबंदी लगाने के कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए अब एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्त करना अनिवार्य होगा उन लोगों को। साथ ही साथ ये कंपनियां एक नोडल संपर्क अधिकारी की भी नियुक्त करेंगी, जिनसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां कभी भी संपर्क कर सकती हैं उनकी, आपके अगर ऐसा दिखाया गया आपके चैनल पे तो ऐसा क्यों है। इसके अलावा एक शिकायत अधिकारी का भी गठन किया जाएगा, जिसमें अगर कोई भी आपकी शिकायत प्लेटफॉर्म पे मिलती है तो 24 घंटे के भीतर आप उसमें शिकायत दर्ज करिए और 15 दिन के अंदर इसका निपटारा कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कंटेंट ऐसा लगता है जो कि गलत है या फिर विशेष रूप से महिलाओं की गरिमाओं से संबंधित है, या फिर निजी अंगों या नग्नता या यौन कृत्यों का प्रदर्शन करता है, या किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ को पब्लिक करता है, तो इसे 24 घंटे के भीतर हटवाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक मासिक रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई है। साथ ही साथ समाचार प्रकाशकों के रेगुलेशन करने की भी बात कही गई। समाचार प्रकाशकों को रेगुलेशन के 3 स्तर होंगे। एक तो वो खुद का स्वविनियमन करें, सेल्फ रेगुलेशन करें।
इसके अलावा किसी सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है या कोई भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके एक स्वयं नामक निकाय बॉडी का गठन करें। साथ ही साथ प्रथा संहिता या शिकायत समिति, जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय का अधीन आती है, इसके अंतर्गत भी उन्हें निगरानी कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया, पहले उन्होंने क्या किया है, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021। इसके अलावा दूसरा रूल बनाया इन्होंने, केवल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021। इसमें इन्होंने क्या बोला है, इनमें त्रिस्तरीय तंत्र का प्रावधान किया है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप सेल्फ रेगुलेशन करिए, जो भी ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है उनके द्वारा। दूसरे नंबर पर सेल्फ रेगुलेशन किया जाएगा, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। और तीसरा होगा इसमें ओवरसाइट्स बाय एन इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी एट द लेवल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो 3 स्तर पर इनका भी रेगुलेशन किया जाएगा, जिससे कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। आइए देखते हैं जीएस पेपर 2 से लिंक टॉपिक्स के बारे में। लोकसभा में जो उपाध्यक्ष का पद है वो कई महीनों से खाली पड़ा है, इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। अगर आपसे प्रश्न आता है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां और उनके संवैधानिक निकायों की शक्तियां क्या है, उनके कार्य क्या है या उनका उत्तरदायित्व है क्या है, तो उस बारे में अगर कोई प्रश्न आएगा तो यहाँ से आ सकता है। तो अभी देखें हाल ही में मामला क्या है कि दिल्ली के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन नहीं करने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद है, जो पिछले 830 दिनों से लगभग 2-2.5 सालों से खाली पड़ा हुआ है। तो इससे होता क्या है, जब डिप्टी स्पीकर का पद अगर खाली रखा जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, क्योंकि इनका चयन होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का अनुच्छेद 93, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 93 से लिंक है, इसका उल्लंघन है। इसके अलावा लोकसभा उपाध्यक्ष को जो सदन के अध्यक्ष के समान शक्तियां प्राप्त होती है, आपको पता होनी चाहिए। अगर लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है, वे बीमार हो जाता है या किसी अन्य कारणों से वो कहीं बिजी है और वो अनुपस्थित है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष की खुद है जो कुर्सी है उसको उपाध्यक्ष संभालता है। डिप्टी स्पीकर का निर्वाचन सदन का एक उत्तरदायित्व भी होता है कि आप उसको निर्वाचित करके रखिए। अभी हाल ही में देखा क्या गया है कि संसदीय परंपरा अगर देखी जाए उसमें क्या होता है, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष का जो पद होता है वो सामान्यतः क्या होता है, सदन में जो प्रमुख विपक्षी दल होता है उसके सदस्य से चुना जाता है। और डिप्टी स्पीकर के चुनाव में देरी से ये साफ इंगित होता है कि विपक्ष की अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने की ताकत में कमी आई है। इसके अलावा जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसके द्वारा उपाध्यक्ष पद के हेतु उपयुक्त उम्मीदवार को नामित करने के प्रति उदासीन रवैये को जिम्मेदार भी ठहराया गया है कि वो नहीं चाहते हैं कोई उपाध्यक्ष पद पे आए, और साथ ही विपक्ष भी इतना कमजोर है उसको नहीं निर्वाचित करवा पा रहा है। इसके अलावा यदि सदन में कार्रवाई के लिए अध्यक्ष की उपस्थिति नहीं होती है तो पहले उपाध्यक्ष का पद उपाध्यक्ष को यहाँ लाया जाता था, तो अब होता क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के पैनल बनाया जाता है, उसमें से किसी एक सदस्य को उसकी अध्यक्षता करने का मौका मिल जाता है। आपको बता दें कि संविधान में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्रवाई है तो अध्यक्षता के लिए 10 सदस्यों का एक पैनल गठित किया जाता है, उसका प्रावधान है। उसी मिशन को अब इससे काम चलाया जा रहा है। अगर लोकसभा अध्यक्ष की निर्वाचन की पद्धति देखें तो जब भी चुनाव के बाद जब भी लोकसभा आती है तो क्या होता है, उनकी पहली बैठक में लोकसभा के सदस्यों के मध्य से उपसभापति का चुनाव कर लिया जाता है। इसके अलावा संसद में बनी हुई जो परस्पर सहमति के अनुसार उपाध्यक्ष का जो पद होता है ज्यादातर क्या होता है, विपक्षी दल के किसी नेता को दिया जाता है। ये ऐसा प्रावधान किया गया है। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो जिस भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है उसी तरीके से उपाध्यक्ष भी जब तक सदन रहता है उस टाइम का, उस पर वो भी पद धारण करता है। हालांकि वह 3 स्थितियों में अपने पद का त्याग कर सकता है। वो 3 स्थितियां क्या हैं जिससे क्या होता है, सदन का जो उपाध्यक्ष है उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। सबसे पहला कि वो हो सकता है कि उसका निर्वाचन निरस्त हो जाए और वो सदन का सदस्य ना रहे, तो वो वहां से हटेगा। हो सकता है कि वो अपना क्या करे, अपने अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को क्या करे, अपना साइन करके क्या करे, त्याग पत्र खुद ही दे दे, रिजाइन लेटर दे दे कि हमें रिजाइन चाहिए, तब हो सकता है। या तीसरा क्या हो सकता है कि अगर सदन में मौजूद तत्कालीन समस्त सदस्य हैं उनके बहुमत से अगर संकल्प पारित कर दिया जाए तो उसे हटाया जा सकता है। बहुमत मतलब अगर सीट 400 है तो 200 + 1 से अगर पास हो गया तो उपाध्यक्ष को हटाया जाएगा। लेकिन इस तरह का जो प्रस्ताव जब भी लोकसभा में लाया जाएगा तो उसको 14 दिन पूर्व उसे सूचना देना अनिवार्य होगा। आइए देखते हैं यूपीएससी पीसीएस के जीएस पेपर 3 लिंक से टॉपिक के बारे में। अगस्त माह में भारत में 45% निर्यात की वृद्धि हो चुकी है। अगर टॉपिक का अगर देखें किस टॉपिक से लिंक्ड है और कहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार संबंधित विषय हैं, उनसे अगर टॉपिक आएगा तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। अगर इसका विवरण देखें कि हमारे निर्यात में 45% वृद्धि तो हुई है, लेकिन हमें दिक्कत क्या हो रही है, हम सोने का आयात भी बहुत तेज गति से कर रहे हैं। जब हम सोने का आयात करेंगे तो हमें रुपए देने पड़ेंगे, रुपए हमको विदेश में अगर हमें उसको करना पड़ेगा तो हमें डॉलर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए क्या हो रहा है, हमें व्यापार घाटा लगातार 4 महीने में उच्च स्तर पर बना हुआ है, क्योंकि हम निर्यात तो हमारा लगातार देखिए 45% लगभग बढ़ चुका है, लेकिन घाटा हम कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हम सोने का भी उसी स्पीड से आयात कर रहे हैं और उस आयात के लिए आपको डॉलर देना पड़ेगा। इसलिए हम निर्यात कम कर पा रहे हैं और आयात ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, हम घाटे का सामना करना पड़ रहा है। सोने में आयात में भारी वृद्धि देखी गई है। अगस्त 2021 में सोने का आयात 5 महीनों के उच्च स्तर पर लगभग $7 बिलियन पर पहुंच गया है और जुलाई 2021 के सापेक्ष जो हमारा व्यापारिक घाटा है वो उसमें 88% की भी बढ़ोतरी हो चुकी है।
सरकार ने इस वर्ष 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर की व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य रखा था और अब तक जब हम 400 बिलियन डॉलर में 163 बिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। हालांकि अगर वैश्विक व्यापार में सुधार की बात की जाए तो हम देखते हैं कि वैश्विक व्यापार में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे भारत में निर्यात करने में मदद मिल रही है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि सरकार की बढ़ती हुई माल ढुलाई, जितनी अब आपको पता है ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया गया है, इसके अलावा बड़े कंटेनरों की हमारे पास कमी है और साथ ही साथ हमारे विभिन्न जो निर्यात योजनाएं हैं उनके लाभ जारी करने पर ध्यान देने की हमें आवश्यकता है, जिससे क्या हो हमें निर्यात करने पे और फायदा हो सके। इसके अलावा देखा जाए तो कपड़ा और प्रदान क्षेत्रों में जो कि श्रम प्रदान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रम लगता है। इसमें निर्यात में वृद्धि की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये उम्मीद से कम 14% कमी रह रही है। आइए बात करते हैं पुलकित झील में प्रवासी पक्षियों के आवागमन के बारे में। यहाँ पर ना केवल ये प्रवासी पक्षियों के लिए ही नाम याद रखना आपको जरूरी है, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि पुलकित झील आखिर है कहाँ पे, उसका लोकेशन क्या है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जो पुलकित झील है, वहाँ पर प्रतिवर्ष जो बाहर से पक्षी आते हैं उन आना शुरू हो चुका है। अगर टॉपिक से लिंक देखें और आपसे पर्यावरण के संरक्षण, उसके प्रदूषण क्षरण, उसके पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के जो टॉपिक आएगा वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर उसका डिटेल देखें तो क्योंकि पर्यावरण हमारा यहाँ पे अच्छा मौसम है, यहाँ पे अच्छी अगर वातावरण है, तभी वहाँ से प्रवासी पक्षी आ रहे हैं। ये सकारात्मक गतिविधि का प्रमुख कारण है। इसके अलावा आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जितने भी जल भंडार हैं उनके स्तर में वृद्धि भी देखी गई है, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ प्रमुख आने वाले पक्षियों में ग्रेट फ्लेमिंगो और पेलिकन जैसे प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी हैं जो हर साल पुलकित झील में आते हैं। तो ये हैं ग्रे फ्लेमिंगो और ये हैं पेलिकन। इसकी आप एक चोंच देख रहे हैं, इस चोंच में इतना ऐसा थैला हो जाता है, भी खाता है, उसी में ये अपने शिकार को रख लेते हैं। इस झील के भौगोलिक क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जो चलती हैं, चाहे हमारे दक्षिण पश्चिम से बारिश हो या उत्तर पूर्व से बारिश हो, दोनों जगह से यहाँ बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे जल स्तर ऊंचा रहता है। इस झील के समीप जो पक्षी अभ्यारण्य उसका नाम है नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, इसका नाम याद रखिए नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य पुलकित झील के पास ही समीप स्थित है। तो ये बात करते हैं पुलकित झील और नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। सबसे पहले देखते हैं नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। यह अभ्यारण्य लगभग सैकड़ों पेलिकन और पक्षियों के लिए बड़े आवासों में से एक माना जाता है। नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। पुलकित झील से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और यहाँ पे लगभग 459 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी ये पुलकित झील के उत्तर में स्थित है। और पुलकित झील की बात की जाए तो आपको पता है देश में सबसे बड़ी खारी झील है चिल्का, उसका दूसरी सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है, वो है पुलकित झील है। खारे पानी का है, यहाँ पे सलाइन वाटर पाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इस झील का लगभग 96% से अधिक हिस्सा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और लगभग 4% उससे कम हिस्सा तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। पुलकित झील पक्षी अभ्यारण्य, इसी झील में यहाँ पर पुलकित झील पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है। नीलापट्टू उसके उत्तर में स्थित है। श्री हरिकोटा जो बैरियर द्वीप है वो पुलकित झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। आपको पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी में स्थित झील है और चिल्का झील भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पुलकित और नीलापट्टू के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हर साल फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो आपको बता दें, क्वेश्चन आता है कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है पुलकित झील पे किया जाता है और यहाँ पे नीलापट्टू पर्यटन को बढ़ावा, नीलापट्टू और पुलकित झील में यहाँ पे क्योंकि टूरिज्म का बढ़ावा मिल सके। अगर मैप में देखें खारे पानी की झीलें तो कश्मीर में हमारी बुलर लेक, राजस्थान में है सामर, उड़ीसा में है चिल्का, आंध्र प्रदेश के उत्तर में कोलेरू और साउथ में है पुलकित। तो नंबर 1 पे यहाँ पे सबसे खारी है चिल्का और नंबर 2 पे है पुलकित। अगर पुलकित और डिटेल में देखें तो ये चेन्नई और यहाँ पे आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है पुलकित और पुलकित लेक के ऊपर ही है नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी। आइए बात करते हैं भारतीय जीव विज्ञानी के लिए बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। तो भारत के जो शैलेंद्र सिंह है उनको 3 गंभीर रूप से लुप्त प्राय जो कछुआ है उनके संरक्षण के लिए उन्हें वापस संरक्षण प्रदान कर उनको बचाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है हमारे संजय सिंह जी, इनका फोटो देख लीजिए। तो जो उन्होंने 3 लुप्त प्राय कछुआ प्रजातियों को बचाया उनमें क्या क्या नाम है उनके, एक है लाल रंग के कवच वाला कछुआ, दूसरा है बाटागुर कछुआ और तीसरा है उत्तरी नदी टेरापून कछुआ और ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुआ। ये इनके द्वारा संरक्षित किया गया है। शैलेंद्र कुमार जी इनका ये ब्लॉगर है, इनको ये सम्मान दिया गया, इन्होंने इसके संरक्षण के लिए कार्य किया है। अगर देखें बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार के बारे में बात की जाए, इसमें शामिल कई वैश्विक निकायों जैसे कछुआ जीवन रक्षा गठबंधन, टर्टल सर्वाइवल अलायंस, टॉर्टस और मीठे पानी के कछुओं विशेषज्ञ समूहों, कछुआ संरक्षण और कछुआ संरक्षण कोष, इनके सब सम्मिलित रूप से प्रदान किया जाता है इसे। भारत में मीठे पानी के कछुओं यानी कि टर्टल और कछुआ हैं टॉर्टस की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं आखिर टर्टल क्या होते हैं और टॉर्टस क्या होते हैं। तो आपके लिए जानकारी मैं बता दूं कि टॉर्टस की जो पीठ होती है उसका कवच अधिक गोल होता है और गुमंद रूप में इस तरीके से ऐसा होता है टॉर्टस का उठा हुआ, और ये क्या होता है गोल, ज्यादा गोलाई लिए होता है और गुमंदी आकार का होता है। जबकि अगर टर्टल की बात की जाए तो इसका कवच थोड़ा पतला होता है कि ऐसे कस्तरी शेप में होता है, यूं तरीके के। टॉर्टस जो होता है वो
ज़्यादातर ज़मीन पे रहता है, तो उसका कवच मोटा है। आपको बता दें कि अगर गोल और मोटा है तो इससे क्या होता है, ये प्राकृतिक संरक्षण का तरीका है। जब गोल होगा और ऊँचा होगा तो वहाँ पर अगर उसके ऊपर कोई चढ़ भी जाएगा तो और वो उसके ऊपर कोई पैर रख देगा तो भी वो अपना जीवन बचा सके। जबकि टर्टल क्या है, वो पानी में जीवन बिताने के लिए अधिक अनुकूलित होता है। तो अगर आपको दिखा दें, इसका फिगर देखें, जो टॉर्टोइस आप देख रहे हैं, ये अधिक गोल है और इसका जो कवच है वो अधिक ऊँचाई में लिए हुए है और थोड़ा मोटा भी है। जबकि टर्टल क्या है, वो थोड़े कम पतले होते हैं, उनका उनका कवच होता है। अगर टर्टल में देखें कौन-कौन से होते हैं, एक मीठे पानी में रहने वाले होते हैं, एक होते हैं सी पानी में रहने वाले, एक होते हैं सॉफ्ट सेल, इनकी सेल और भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो टर्टल जो होते हैं वो इस 3 टाइप के मैंने यहाँ पे इस साइड ही दे रखे हैं, ये होते हैं और टॉर्टोइस का फिगर यहाँ पे दे रखा है। इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा किए जा रहे ये प्रयोग अच्छे लग रहे होंगे। फिर भी आपको कोई शिकायत हो आप मुझे इनबॉक्स कीजिए। नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियायत में।